जय हिंद दोस्तों, आज से हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि करंट क्या होता है, करंट को कैसे डिफाइन किया जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे करंट डेंसिटी के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। तो चैप्टर काफ़ी लंबा है, हम लोग ये सारे टॉपिक्स आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि करंट क्या होता है, करंट कैसे बनता है। फिर हम लोग ये बात करेंगे कि करंट डेंसिटी क्या है, और फिर लास्ट में हम लोग कुछ जेईई और नीट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार करंट वगैरह बनता कैसे है। अभी तक हम लोग फर्स्ट चैप्टर या फिर सेकंड चैप्टर में जो कुछ भी पढ़े हैं वहाँ पे हमारा चार्ज रेस्ट पे हुआ करता है। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर दो चार्ज बॉडीज रेस्ट पे हों तो उन पे कितना फोर्स लगेगा। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कहीं पे कोई भी चार्ज बॉडी रख दी जाए तो उसके चारों ओर एक फील्ड बन जाया करता है जिसको हम लोग नाम दिया करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वगैरह भी निकाली हुई है। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें चार्ज मोशन पे आ जाएगा, और जब चार्ज मोशन पे आ जाता है तो फिर करंट बन जाता है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में, इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमारा चार्ज मोशन पे रहेगा जिसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं, और वही स्टडी कहला जाती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपने फर्स्ट चैप्टर या फिर सेकंड चैप्टर में पढ़ा है उसमें चार्ज मूव नहीं करता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ भी चार्ज मोशन पे रहा करता है, लेकिन वो इतने कम टाइम के लिए चार्ज मोशन पे रहता है कि हम लोग उसको कंसीडर ही नहीं करते हैं। चलिए मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ कि आपने कहाँ देखा है कि चार्ज मोशन पे रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कंडक्टर है, इस पे भी कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब जितने प्रोटॉन इस पे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। अब अगर इस कंडक्टर में मैं एक निगेटिव चार्ज बॉडी को टच करा दूं तो क्या है कि इसमें निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही हम लोग इस कंडक्टर में इस नेगेटिव चार्ज बॉडी को टच कराएंगे तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो यहाँ भी आ जाएगा कुछ नेगेटिव चार्ज और यहाँ का थोड़ा सा चार्ज कम हो जाने वाला है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके यहाँ गए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करे और इलेक्ट्रॉनों पे ही होता है चार्ज, तो कुल मिला के चार्ज फ्लो कर गया। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बहुत कम समय के लिए यहाँ से यहाँ जाते हैं और फिर रुक गए हैं। ये यहाँ वहाँ हालांकि मूव करते रहते हैं, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट उनका नहीं होता है। ये सब कुछ आप नेक्स्ट वीडियोस में जान जाएंगे जब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह पढ़ेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जैसे हमारा ये नॉर्मल कंडक्टर था, इसमें कोई चार्ज नहीं था। अगर हम लोग निगेटिव चार्ज बॉडी ला के टच करा दे इसमें, तो इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, यहाँ इस कंडक्टर में आ जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा निगेटिव चार्ज और यहाँ का थोड़ा सा चार्ज खत्म हो जाने वाला है। लेकिन ये जो फ्लो हुआ है चार्ज का, ये बहुत कम समय के लिए हुआ है जिसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें चार्ज कंटिन्यूअसली गति करता रहेगा, मोशन पे रहेगा, या फिर अगर कंटिन्यूअस मूव नहीं कर रहा है तो वो इतने समय के लिए मूव करेगा कि हमें उसको कंसीडर करना ही पड़ेगा, उसका हमें इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। अब कैसे मूव करेगा, मोशन पे कैसे आएगा चार्ज, तो वो देखिए। जैसे हमारे पास ये कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे लेकिन इस पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, है ना तो पॉजिटिव चार्ज ना ही निगेटिव चार्ज। अब मान लीजिए कि अगर मैं इसके यहाँ पे इधर साइड कोई भी निगेटिव चार्ज बॉडी का सोर्स रख दूँ, यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज बॉडी का सोर्स है, तो यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के फ्री इलेक्ट्रॉनों को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं कंडक्टर में बहुत सारे, यहाँ के फ्री इलेक्ट्रॉनों को ये इलेक्ट्रॉन रिपल करने वाले हैं, और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं इस डायरेक्शन में मोशन में आ जाते हैं, इस डायरेक्शन में मूव करने लगे हैं। और हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगे तो फिर वहाँ पे बन जाता है करंट।
अगर कोई भी कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में मोशन पे आ गए हैं तो फिर करंट का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो जो हमारा करंट बनेगा उस करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनों के डायरेक्शन के अपोजिट हुआ करता है। तो हमारा रुकिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर साइड जा रहे हैं ना, ये इधर साइड जा रहे हैं, तो हमारा जो करंट बनेगा उसको आई से डिनोट करते हैं और उसका डायरेक्शन उधर साइड रहने वाला है। अब जैसे मान लीजिए कि हमें ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको और तेजी से मूव कराना है, मोशन कराना है, तो हम क्या करें, ये तो था ही नॉर्मल कंडक्टर, हमने इधर साइड निगेटिव चार्ज का सोर्स रख दिया था इधर साइड। अब अगर इधर साइड पॉजिटिव चार्ज का भी सोर्स रख दिया जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन इन फ्री इलेक्ट्रॉनों को रिपल करेगा इस डायरेक्शन में, और ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने वाला है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे अब और तेजी से मेरी तरफ मूव करने लगेंगे, तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा तेजी से मेरी तरफ मूव करेंगे, तो फिर जो करंट बनेगा हमारा वो भी ज़्यादा रहने वाला है। तो इस तरीके से किसी भी कंडक्टर में हम लोग चार्ज को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करा सकते हैं, और जैसे ही किसी भी कंडक्टर में अगर एक ही डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर गया इसका मतलब ये है कि उसमें करंट जनरेट हो गया है। नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग ये जो सोर्स लगाए हुए हैं, ये इधर साइड हमने नेगेटिव चार्ज बॉडी का सोर्स लगा दिया था, इसको पॉजिटिव चार्ज बॉडी का सोर्स लगा दिया था, ऐसा हम लोग नॉर्मली नहीं करते हैं। नॉर्मली हम लोग बैटरी वगैरह जोड़ देते हैं। जैसे हमारे पास ये कंडक्टर है, इसके एक साइड को हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दे रहे हैं मान लीजिए, और दूसरे साइड को हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। तो आखिरकार बात तो वही है ना, इसमें इस टर्मिनल में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है और इस टर्मिनल में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। वही हम लोगों ने यहाँ पे किया था। देखिए इधर साइड नेगेटिव चार्ज का सोर्स है, इधर साइड पॉजिटिव चार्ज का सोर्स है। अब देखिए इसमें भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ये हमारे पास कंडक्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये वायर भी है, तो वायर में भी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये वायर में भी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए जैसे ही हम लोग कनेक्शन कर देंगे, इस कंडक्टर से बैटरी को लगा देंगे, तो इसमें निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों को दूर भेजेंगे। जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको रिपल करेगा, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुँचेगा तो ये इसको धक्का देगा, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन अगले वाले को धक्का देगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे एक ही डायरेक्शन में धक्का देते रहते हैं एक दूसरे को। अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो हैं इनको धक्का देंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुँचेगा तो इसको धक्का देगा, कुल मिला के एक दूसरे को धक्का देते रहते हैं। और इधर साइड से ये इलेक्ट्रॉन आते आते पूरे लाइन से ये समा जाते हैं और इसमें पॉजिटिव टर्मिनल में आके खत्म हो जाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यहाँ पे आके जमा होने लगते हैं। तो चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की ऑलरेडी कमी है तो पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो जो हम लोग करंट मानते हैं इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट माना जाता है। इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा जो करंट बनेगा उसको हम लोग इस डायरेक्शन में मानेंगे। तो इस तरीके से किसी भी कंडक्टर में हम लोग करंट को फ्लो करा सकते हैं। आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि भले करंट फ्लो हो रहा है लेकिन इस कंडक्टर में हमेशा चार्ज जीरो ही रहने वाला है। वो देखिए कैसे, जैसे इसमें अभी कोई भी मैं दोबारा समझा देता हूं। जैसे आपको जैसे यहाँ पे हमारे पास ये कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कि 50 फ्री इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये पूरे के पूरे फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है कि इसमें चार्ज रहेगा, नहीं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं हुआ है, अपने न्यूक्लियस से फ्री हुई है, बाहर से हमने थोड़ी ना डाला है। अब अगर मैं इसके एक साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दूं बैटरी के और दूसरे साइड को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दूं तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें घुसेंगे, भाई लाइन से जा रहे हैं पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जितने घुसेंगे उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर भी तो आ जाएंगे। मान लीजिए कि 1 सेकंड में यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन घुसे हैं तो इधर साइड से 10 इलेक्ट्रॉन बाहर भी तो आ गए होंगे। तो कुल मिला के इसका नेट चार्ज कितना रहा, जितने पहले इलेक्ट्रॉन थे उतने ही तो अभी भी इसके अंदर हैं।
तो इसका नेट चार्ज हमेशा कितना रहेगा, 0 रहेगा। क्यू नेट हमेशा 0 रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर आप वायर लें उसको बैटरी से जोड़ दें तो उसमें चार्ज आ जाएगा, नहीं। ये जो वायर रहती है जिससे हम लोग पंखा वगैरह चलाते हैं तो इसमें हमेशा चार्ज 0 रहता है। जितने इलेक्ट्रॉन इधर साइड से घुस रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन उधर साइड से निकल भी तो गए। कुल मिला के हमेशा इसके अंदर 50 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहने वाले हैं। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कंडक्टर में चार्ज को फ्लो करा सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि आखिरकार करंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। अभी तक हमने ये देख लिया कि करंट बनता कैसे है। अगर किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने लगे तो फिर करंट बन जाता है। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कंडक्टर ही है, इसको हम लोग बैटरी से जोड़ दिए हैं। पॉजिटिव टर्मिनल ये हो गया और दूसरा निगेटिव टर्मिनल, ये प्लस ये माइनस। तो क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, ये ही निगेटिव, तो इधर साइड से करंट बहने लगेगा। करंट का हमें मान निकालना है तो हम करेंगे क्या, इस कंडक्टर का एक कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास वायर है, ठीक है, ये वायर है ऐसी। अब हम करेंगे क्या, इससे करंट निकालना है तो कोई भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेंगे, बीच से थोड़ा सा पतला सा हम लोग काट लेंगे। जैसे हमारे पास ये एक कंडक्टर था, ये एक गोलाकार कंडक्टर था, बेलनाकार सिलेंड्रिकल, इसको अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा काट लें, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेंगे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिया है। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज गुजर जाएगा किसी टाइम पे। जैसे हम लोग टाइम देख रहे हैं, टी टाइम पे यहां से चार्ज गुजर चुका है Q, तो फिर करंट कितना कहला जाएगा, I = Q/T। किसी टाइम पे उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज गुजर गया है, उसी चार्ज को हम लोग बोल देते हैं करंट, I = Q/T। या फिर आपको कई बुकों में इस तरीके का भी मिलेगा कि यूनिट टाइम में किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज गुजर गया है उसी को हम लोग बोल देते हैं कि उससे उतना करंट पास हो गया है। ये जो करंट आता है ये हमें एवरेज करंट देता है। कहां से कहां के बीच, तो जो हम लोग टाइम मेजर कर रहे हैं, जिस टाइम पे हमने मेजर किया है कि उससे कितना चार्ज पास हुआ है, उसी टाइम के बीच ये आई एवरेज करंट निकल के आता है। मान लीजिए कि हमें किसी इंस्टेंट पे चाहिए हो, किसी खास टाइम पे चाहिए हो कि जस्ट उसी टाइम पे कितना करंट बह रहा था, तो हम लोग ये जो टाइम इंटरवल ले रहे हैं उसको बहुत छोटा कर दिया करते हैं। आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है, जब आप लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते थे या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते थे, यहाँ पे भी हम लोग टाइम को बहुत छोटा कर देंगे। कुल मिला के यहाँ पे लिमिट लगा देंगे del t टेंड्स टू 0 और ये लिख देंगे del Q/del t। तो ये आ जाएगा हमारे पास I इंस्टेंटेनियस, किसी भी इंस्टेंट पे उस कंडीशन पे कितना करंट पास हो रहा है इस कंडक्टर से, वो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग dQ/dt लिख दिया करते हैं। अब ये डिफरेंशिएशन कहला गया है तो इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास बहुत तरीके के फार्मूले हैं, साइन का कैसा डिफरेंशिएशन किया जाता है, log x का कैसा किया जाता है, बहुत सारे फार्मूले हैं, तो फिर हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक हमने बात किया कि करंट क्या होता है और करंट को कैसे डिफाइन करते हैं। अगर हम लोग बात करें करंट की यूनिट की, तो करंट की SI यूनिट क्या हो जाएगी, नॉर्मली हम लोग एम्पियर लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल A से डिनोट किया जाता है। SI यूनिट करंट की हो जाती है एम्पियर। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, पर टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो करंट की SI यूनिट कूलाम पर सेकंड भी लिखी जा सकती है। अगर हम लोग बात करें कि इसका वो क्या निकल के आ जाएगी, ये वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है, तो जो हमारी करंट निकल के आ जाएगा हमारे पास वो स्केलर क्वांटिटी होता है ना।
स्केलर क्वांटिटी। यह स्केलर क्वांटिटी होता क्यों है वो समझ लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि दो वायर है हमारे पास, ये इस डायरेक्शन पे आ रही है 2 एम्पियर की, और ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन से आ रही है 3 एम्पियर की। करंट में कोई भी अगर वायर है तो उसमें करंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग करंट को स्केलर क्वांटिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि करंट हमारा वेक्टर एडिशन फॉर्मूले को फुलफिल नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि ये वायर है, इसमें 2 एम्पियर का करंट उस डायरेक्शन से आ रहा था, ये एक वायर है, मेरे साइड आ रहा है 3 एम्पियर का करंट, तो जो इधर साइड वायर होगी यहां से 5 एम्पियर का करंट ही हमेशा बहता रहेगा। इधर साइड कितने करंट निकलेगा? 5 एम्पियर का करंट निकलेगा। ये जो 5 एम्पियर निकल के आ जाने वाला है, ये एंगल पे डिपेंड नहीं करता है कि दो वायर को हमने किस एंगल पे रखा है। इनके बीच अगर 30 डिग्री रख दिया जाए तो भी 5 एम्पियर का करंट इधर साइड मिलेगा। 80 डिग्री आप कर दीजिए यहाँ पे एंगल, तो भी आपको 5 एम्पियर ही मिलेगा। कुल मिला के जो हमारे पास करंट होता है वो वेक्टर एडिशन फॉर्मूले को फुलफिल नहीं करता है, इसलिए करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी है। जबकि करंट के पास डायरेक्शन होता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है वो, और उसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही। तो ऐसा नहीं है कि करंट के पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है तो करंट वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, नहीं, वो वेक्टर एडिशन फॉर्मूले को फुलफिल नहीं करता है, इसलिए हमारी ये करंट स्केलर क्वांटिटी कहला जाएगी। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं करंट डेंसिटी पे, और फिर हम लोग कुछ जेईई और नीट के क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी सिलेंड्रिकल शेप का कोई भी कंडक्टर है, इसके एक साइड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है और दूसरे साइड को हम लोग निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो क्या होगा कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा, मेरे साइड आने लगेगा, ये इधर साइड जाने लगेगा करंट। अब हम लोग करंट डेंसिटी को डिफाइन कर रहे हैं। करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है? देखिए, हम लोग कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेंगे, मान लीजिए कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, कितना है? ए है, और इससे करंट पास हो रहा है आई, मेरे डायरेक्शन में पास होगा, करंट का डायरेक्शन ऐसा है आई। तो हम लोग करंट डेंसिटी को कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं, J = I/A। अगर ये सिलेंड्रिकल शेप का हमारे पास कोई कंडक्टर है, इसका एरिया कितना है A, और इससे करंट पास हो रहा है I, तो करंट डेंसिटी को हम लोग कुछ इस प्रकार डिफाइन करते हैं कि J = I/A। डेफिनेशन कैसी होगी? तो कुछ इस प्रकार बताएंगे कि यूनिट एरिया से, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना करंट पास हो रहा है, उस करंट को हम लोग बोल देते हैं करंट डेंसिटी। अगर मैं A = 1 लिख दूं तो J बराबर कितना निकल के आ जाएगा? I। तो यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना करंट पास हो रहा है उसी को हम लोग बोल देते हैं करंट डेंसिटी। अगर मैं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ना लेके थोड़ा सा तिरछा क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लूं, ऐसे क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लूं, तो फिर इसका एरिया वेक्टर ये हो जाएगा। मान लीजिए कि ये एरिया वेक्टर A' है, तो अगर यहाँ पे एंगल कितना बन रहा हो, थीटा बन रहा हो, तो फिर इस कंडीशन में हमारे पास जो करंट डेंसिटी निकल के आ जाएगी वो I/A cos थीटा रहेगा। ये जो हम लोग एरिया वेक्टर ले रहे हैं ये हमेशा करंट के डायरेक्शन में ही लेना है। जैसे हम लोग नॉर्मली पहले क्या ले रहे थे, पहले ये वाला ले रहे थे तो एरिया वेक्टर इधर साइड होता। भाई अगर ऐसे है क्रॉस सेक्शनल एरिया तो एरिया वेक्टर ऐसे होता, और यही डायरेक्शन है आई का, तो इसलिए हमने I/A कर दिया था। लेकिन अब अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा सा ऐसा ले ले हम लोग, तो फिर एरिया वेक्टर ऐसे निकल के आ जाएगा, और हम लोग वही वाला एरिया वेक्टर लेंगे जो कि करंट के डायरेक्शन में हो, मतलब ऐसे लेंगे हम लोग। यह है एरिया वेक्टर, हमें ऐसे चाहिए। तो अगर यहाँ पे कोण कितना बन रहा हो, कितना एंगल हो, अगर थीटा एंगल हो, तो फिर इधर साइड क्या आ जाएगा A cos थीटा,
और इधर साइड आ जाएगा हमारे पास ए साइन थीटा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एरिया वेक्टर कौन सा लेना है, जो कि करंट की डायरेक्शन में हो, इसलिए हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। नॉर्मली ये फार्मूला होता है ना, जो हम लोग एरिया वेक्टर ले रहे हैं वो करंट के डायरेक्शन में ही आपको लेना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे पास करंट डेंसिटी होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखिए कैसे, अगर मैं I इक्वल टू बनाना चाहूं, क्या बना सकता हूं, नहीं, हाँ ठीक है, I इक्वल टू बनाना चाहूं तो जे ए कॉस थीटा हो जाएगा, ए कॉस थीटा उधर साइड गया तो ये आ गया। अब अगर मैं I इक्वल टू लिखना चाहूं तो देखिए जे वेक्टर डॉट का ए वेक्टर, और ये कॉस थीटा खत्म क्योंकि यहाँ पे डॉट आ गया है और ये हमने वेक्टर लगा दी है। एरिया वेक्टर होता है ना, कोई भी अगर आप सरफेस लेंगे तो उसका एरिया वेक्टर रहेगा। तो करंट डेंसिटी हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर हम लोग इसका एसआई मात्रक निकालना चाहें, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, तो करंट की एसआई यूनिट हो जाएगी हमारे पास एम्पियर, और पर ये एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर एरिया है, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। और ये जो कॉस थीटा होता है, ये कॉस थीटा, इसका कोई एसआई यूनिट ही नहीं होता है भाई, ये नंबर लिखा है ना, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो करंट डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये एरिया नहीं है ना, एम्पियर है। करंट का एसआई यूनिट एम्पियर, कैपिटल ए, एम्पियर के नाम पे पड़ा था इसलिए कैपिटल ए हम लोग लिखते हैं। तो करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। चलिए हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ जेई और रेट के क्वेश्चन हैं, तो इसको पहले आप नोट कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकंड थ्रू द कंडक्टर विल बी। हमारे पास कोई भी कंडक्टर है और उससे कितना करंट पास हो रहा है, 3.2 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। हमें यह बताना है कि उसके किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है। यहाँ पे दिया गया है सिर्फ और सिर्फ हमें करंट, कि उससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, 3.2 एम्पियर का। हम लोग ये जानते हैं कि I इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन टी। टी टाइम में कितना चार्ज पास हुआ, अगर Q चार्ज पास हुआ तो I इक्वल टू Q अपॉन टी। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो हम लोग Q को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में लिखेंगे। तो Q की जगह हम लोग लिख सकते हैं NE अपॉन टी। हमें यह बोला गया है कि पर सेकंड, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं, तो यहाँ पे T इक्वल टू कितना लिखना है हमें, 1 सेकंड। T इक्वल टू 1 के लिए N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए मान रखिए I का मान कितना दिया गया है, 3.2 इक्वल टू N की वैल्यू हमें निकालनी है। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 अपॉन T तो हमें पता है कि T की वैल्यू कितनी है, 1 है। चलिए ये इधर साइड लेके आइए तो आपको क्या मिलेगा, N इक्वल टू 3.2, ठीक है, अपॉन में ये पूरा का पूरा बटे में चला जाएगा, तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19। अब अगर हम लोग इसको इससे काट दे तो हमें मिल जाएगा 2, और ये वैल्यू ऊपर साइड अगर चली जाए तो N इक्वल टू मिलेगा 2 इंटू 10 टू दी पावर 19। इतने इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर सेकंड पास हो रहे हैं। यही हो जाएगा हमारे पास आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इन टाइम t इज गिवन बाय q इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एट t इक्वल टू 3 सेकंड। हमारे पास कोई भी कंडक्टर है और उससे चार्ज पास हो रहा है, उससे जो चार्ज पास हो रहा है टाइम के हिसाब से कुछ इस प्रकार रिलेट करता है।
Q इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस का 5t प्लस का 2। किसी भी कोई कंडक्टर है हमारे पास, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो चार्ज पास होगा वो टाइम के साथ कुछ इस प्रकार वेरी करता है। हमें यह बताना है कि t इक्वल टू 3 सेकंड पे करंट कितना पास हो रहा होगा उस कंडक्टर से। तो हम क्या निकालते हैं, अगर हमें करंट निकालना है तो हम लोग करेंगे क्या, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, dq अपॉन dt निकालना है हमें, तभी तो हमें करंट मिलेगा। तो आप इसको t के साथ डिफरेंशिएट कर दीजिए, t के रिलेटिव में। तो इसका अगर हम लोग t के रिलेटिव में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dq अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt। q की वैल्यू रखिए आप, q की वैल्यू आपको मिलेगी 3t स्क्वायर प्लस का 5t प्लस का 2। ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू है। dq अपॉन dt को हम लोग करंट लिख सकते हैं। i इक्वल टू कितना मिल जाएगा, जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आगे है, 2 आगे चला आएगा तो 3 का गुणा 2 से होगा तो 6 हो जाएगा। 6t प्लस का 5 है, ये t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। कुल मिला के i इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 6t प्लस का 5। हमें t इक्वल टू 3 सेकंड पे पता करनी थी, तो अगर हम लोग t इक्वल टू 3 सेकंड रखें तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, i इक्वल टू 6 गुणे 3 प्लस का 5, तो 6 3 का 18, 18 5 23, तो हमारे पास आ जाएगा 23 एम्पियर, क्योंकि ये जो करंट वगैरह था सब कुछ SI यूनिट पे ही रहा होगा। तो करंट हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, जस्ट 3 सेकंड पे उस कंडक्टर से 23 एम्पियर का करंट पास हो रहा था। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट इन अ कंडक्टर वेरीज विथ टाइम t as I इक्वल टू 3t प्लस 4t स्क्वायर, वेयर I इन एम्पेयर एंड t इज इन सेकंड। The electric charge flowing through the section of the conductor between t equal to 1 second and t equal to 3 second। हमारे पास कोई भी कंडक्टर है और उससे कुछ इस प्रकार का करंट पास हो रहा है। वो जो करंट पास हो रहा है टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा है। जो हमारे पास करंट है वो कुछ हिसाब से बदल रहा है, 3t प्लस का 4t स्क्वायर। हमें यह बताना है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से t इक्वल टू 1 सेकंड से t इक्वल टू 3 सेकंड के बीच कितना चार्ज पास कर चुका है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेक्शन। हम लोग ये जानते हैं कि I इक्वल टू कितना होता है, dq अपॉन dt। अगर हम लोग dt को उधर साइड लेके जाएं तो हमें मिलेगा dq इक्वल टू I dt। हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 3 तक हमें पता करना है कि चार्ज कितना पास कर गया है, t इक्वल टू 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच। हम लोग मेजर कहाँ से करना स्टार्ट करते हैं, जब 1 सेकंड हो जाता है तो उस कंडीशन में कितना चार्ज रहेगा, 0 चार्ज पास होगा। जस्ट हमने जब रीडिंग लेना शुरू किया है किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो जैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उससे करंट कितना उससे चार्ज कितना माना जाएगा, 0 माना जाएगा कि उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 0 चार्ज पास हुआ है। लास्ट में जब हम लोग देख रहे हैं तो Q चार्ज पास हो गया है, हमने ये मान लिया है कि Q वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, Q को फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास Q निकल के आ जाएगा, dq का इंटीग्रेशन Q, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है उसी तरह dq का इंटीग्रेशन Q, और हम लोग लिमिट लगा देंगे तो 0 से Q इक्वल टू I की वैल्यू आप रखिए, तो I की वैल्यू क्या दी गई है, 1 से 3 ये लिमिट हो जाएगी, और 3t प्लस का 4t का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास dt। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो Q आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, इंटीग्रेट कीजिए तो 3, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4, और t स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर 3 अपॉन 3।
लिमिट लगा देंगे हम लोग 1 से 3 तक। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। Q इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, 3 को आप यहाँ पे रखिए, ठीक है रखिए, 3/2 ये हो जाएगा। 3 को जब आप यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा आपको 3 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे रहेगा 4/3 लिखा रहने दीजिए, और जब आप यहाँ पे 3 की पावर 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। फिर माइनस लगाएंगे, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, माइनस लगाएंगे 3/2 करेंगे और यहाँ पे t की जगह 1 लिखेंगे तो 1 की हो जाएगी पावर 2, फिर माइनस 4/3 और 1 की पावर 3। हम लोग इसको और इसको थोड़ा सा कॉमन ले रहे हैं, तो जब इसको और इसको निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3/2 ये रहेगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 3 त्रिकाई 9 ये हो गया, माइनस यहाँ से 1 हम लोग कर लेंगे, फिर प्लस 4/3 ये हो गया हमारे पास, और यहाँ से कितना बचेगा, सॉरी हाँ ठीक है, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 यहाँ पे ये बच जाएगा, और फिर माइनस 1। Q इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 3/2 इंटू 9 में से गया 8 प्लस 4/3 ये 27 में से 1 घटा देंगे तो 26 आ जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो इसको सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा 140/3 कूलम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप इसको तो सॉल्व कर लेंगे ना। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं और इस सेशन को खत्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, अ कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 0.16 सेंटीमीटर एंड कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 3.14 एम्पियर, द करंट डेंसिटी इज। हमें करंट डेंसिटी बतानी है, जबकि हमें यह दिया गया है कि हमारे पास जो वायर है उसका डायमीटर कितना है, 0.16 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, कैपिटल डी में लिख रहा हूं, और उससे इतना करंट पास हो रहा है 3.14 एम्पियर। हमें डायमीटर की बजाय अभी रेडियस की जरूरत पड़ने वाली है, तो डायमीटर जब इतना है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इसका आधा हो जाएगा, कुल मिला के 0.08 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। हमें करंट डेंसिटी बतानी है। करंट डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है, अभी हमने बताया था कि J इक्वल टू I/A। I ठीक है, A एरिया क्या होता है, कोई भी वायर है तो वायर ऐसे रहेगी ना, गोलाकार रहेगी, वायर सिलेंड्रिकल शेप में रहेगी, तो उसका एरिया कितना है, एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, πr² हो जाएगा, ये हो गया πr²। वैल्यू रख दीजिए तो J का मान निकाल के आ जाएगा आपको। एम्पियर, ये I क्या है, I कितनी है 3.14 अपॉन पाई की वैल्यू क्या है 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है हमारे पास, इतनी है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो आपने करंट की वैल्यू रखी है वो SI यूनिट में है, तो इसको भी हम लोग SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.08 तो है ही, इंटू 10⁻⁻², ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, और इसका स्क्वायर यहां से ये काट देंगे हम लोग, J इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, हम लोग इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हैं ना, इसको ये दशमलव हटा के हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं 8 इंटू 10⁻⁻⁴, इसका स्क्वायर, इसको हमने ये कर दिया है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 × 64, और यहाँ पे मिल जाएगा 10⁻⁻8, 4 इंटू 2 करेंगे तो 10⁻⁻8 आ जाएगा, उसको हम लोग ऊपर लेके जा रहे हैं तो कितना आ जाएगा 10⁻8, क्योंकि 10⁻⁻8 नीचे था, अब वो ऊपर साइड आ गया है।
यूनिट भी लिखना पड़ेगा हमें। तो करंट डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारे पास करंट डेंसिटी की वैल्यू। तो आज हमने ये सीखा कि करंट क्या होता है, फिर हमने ये भी बात किया कि करंट डेंसिटी क्या होती है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है, क्या होती है। फिर हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।